working of institution does not mean the working of any institution, because your school is also an institute. This is the working of institutions. It means the working of government institutions. जो सरकार के इंस्टीट्यूट्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनका वर्किंग कैसे होता है, वो काम कैसे करते हैं, उसको हम पढ़ेंगे. सो यू मे कंफ्यूज हियर फ्रॉम क्लास 8 पार्लियामेंट और क्लास 7 लेजिस्लेटिव असेंबली. सो यू हैव रीड इन क्लास 8 अबाउट ओनली लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेचर. सो इन सेंट्रल लेवल दैट लेजिस्लेचर इज कॉल्ड पार्लियामेंट, and on state levels in India, different states, that legislation is called legislative assembly. But here we have to study about working of institutions. So what are that institutions? Question number 1. So that's are 3: legislature, executive, and judiciary. These are the part of the government जिसको हम सरकार के अंग बोलते हैं, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट्स बोलते हैं. एक्चुअल में वो ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है. लेकिन कॉमनली हम किसको गवर्नमेंट बोलते हैं? कॉमनली विच स्टूडेंट्स वी कॉल्ड गवर्नमेंट. सो कॉमनली वी कॉल्ड गवर्नमेंट ओनली एग्जीक्यूटिव. वी कॉल्ड एग्जीक्यूटिव एज ए गवर्नमेंट, but that is not correct. That is only correct in behavior. ये सरकार ये नहीं करती, वो सरकार वो नहीं करती, इस पार्टी ने सरकार बना लिया, उनकी सरकार चली गई, अरे भाई सरकार में है. But commonly the institute which is working for our betterment, which is implementing the policies of the government, which is implementing the law and maintaining the law and order, we have to call government. But legally this is not correct. In government there are 3 institutes: legislature, executive, and judiciary. These are called in Hindi legislature विधायिका. Executive कार्यपालिका, एंड जुडिशियरी न्यायपालिका. सो इन हिंदी लेजिस्लेचर मीन्स विधायिका, एग्जीक्यूटिव मीन्स कार्यपालिका, एंड जुडिशियरी मीन्स न्यायपालिका. These 3 institutions of the government, and work of these institutions are interrelated to each other and also different. So these institutes having their own rights given by the Indian Constitution, and these institutions are having their lots of responsibility also. And in civics, that is the saying, if you have rights, you have a lots of duty and responsibility. There can be no any rights without duty and responsibility. जब हम civics पढ़ते हैं, political science पढ़ते हैं, तो उसमें ये कॉमन सेंटेंस होता है कि कोई भी अधिकार बिना कर्तव्य के नहीं हो सकता. बिना जिम्मेदारी और कर्तव्य के कोई भी अधिकार नहीं होता है. तो लीगली जिनको भी राइट्स दिया गया है, उस राइट से ज्यादा उनको ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई. बट अनफॉर्चुनेटली राइट्स को तो हम जानते हैं किनका ये अधिकार है, बट ये नहीं जानते किनके कर्तव्य और इनकी जिम्मेदारियां क्या है. सो एट फर्स्ट लेजिस्लेशन मीन्स होता है क्रिएटिंग एंड मेकिंग द लॉ, कानून को बनाना, नियम को बनाना. सो विधायिका दैट इज मेकिंग लॉ, मेकिंग भी करता है, अमेंडिंग भी करता है, संशोधन भी करता है, और एपोलिश भी करता है. एपोलिसी. सो द वर्क ऑफ लेजिस्लेचर, अभी मैं जनरलाइज कर रहा हूं समझाने के लिए, बेस बना रहा हूं. सो लेजिस्लेचर, द वर्क ऑफ लेजिस्लेचर इज मेकिंग
लॉ, तो लॉ की जगह हम न्यू कर दे रहे हैं, न्यू लॉ, नया कानून बना सकती है। एंड अमेंडिंग द लॉ, अमेंडिंग मीन्स होता है संशोधन करना, करेक्शन, वो किसी भी कानून को संशोधित कर सकती है आफ्टर दैट एबोलिशिंग द लॉ, और किसी भी कानून को वो खत्म कर सकती है, समाप्त भी कर सकती है। सो व्हाट इज द नीड टू मेकिंग लॉ, अमेंडिंग लॉ एंड एबोलिशिंग लॉ? क्या जरूरत है? दैट्स वाई अब ये जितनी चीजें इसलिए इसको राइट्स दिया गया है, इसीलिए बोला जाता है कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज वंडरफुल कॉन्स्टिट्यूशन ऑल ओवर द वर्ल्ड। हमारा संविधान इतना बढ़िया है कि इसके सारे इंस्टीट्यूट्स को इतना राइट्स एंड ड्यूटीज दिया गया है कि दे कैन करेक्ट देयर मिस्टेक्स टाइम टू टाइम, दे कैन एबॉलिश सम लॉज व्हिच आर नॉट फिट फॉर टुडे। तो संविधान बना, बहुत से ऐसे लॉ क्रिएट हुए थे बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संवैधानिक सभा जो बैठ करके हमारे लीडर ने संविधान को बनाया था। तो उस समय में जितने भी कानून आवश्यक थे तो वो चले। आज के समय में जबकि हम बहुत डेवलप हो गए हैं, लिटरेसी रेट बढ़ गया है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में काम हो रहा है, तमाम चीजें हो रही है, बहुत अच्छी अच्छी बात, तो कुछ ऐसे भी कानून होते हैं कि जो विथ टाइम, समय के साथ वो यूजलेस हो जाते हैं, उनकी कोई जरूरत नहीं रहती, तो उनको हमारा लेजिस्लेचर एबॉलिश करता है, खत्म कर देता है। दूसरा, कुछ ऐसे लॉ होते हैं, कानून होते हैं जिनमें टाइम टू टाइम कुछ ऐड करना होता है कि भाई इतना ही दिया गया है, इसको क्लेरिफाई करने की जरूरत है, इसमें और चीजें जोड़ दिया जाए ताकि पब्लिक को जो प्रॉब्लम है उसको खत्म कर दिया जाए। तो अमेंड होता है, उस कानून में संशोधन किया जाता है। तो संशोधन में दो चीजें होती है, कुछ पॉइंट्स को हम एबॉलिश भी कर सकते हैं और कुछ पॉइंट उसमें ऐड भी कर सकते हैं। आफ्टर दैट एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका। So what is the work of executive? The executive is responsible to implement all the laws created, abolished or amended by the legislature. लेजिस्लेचर जिस कानून को खत्म कर देगी, ठीक है, उसका इंप्लीमेंट एग्जीक्यूटिव करेगी। यू कैन से इफ लेजिस्लेचर एबॉलिश दैट कानून, सो व्हाट नीड टू इंप्लीमेंट? जब कानून है ही नहीं तो इंप्लीमेंट किस बात का? भाई कानून खत्म कर दिया कि आप बोल रहे हैं कि इंप्लीमेंट करेगी, उसको लागू करेगी। इफ यू स्टार्ट टू रीड योर चैप्टर 5 इन बुक, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ ऑफिस मेमोरेंडम, इट इज गवर्नमेंट ऑर्डर। जब बुक खोलते हैं हम तो इसमें एक ऑफिस मेमोरेंडम है। जस्ट लाइक दिस, अगर एग्जीक्यूटिव ने किसी कानून को खत्म कर दिया है तो वो ऑर्डर जाएगा। एग्जीक्यूटिव जब यहां से खत्म करेगी, अपना रिजोल्यूशन जो है पास कर देगी बिल, तो आफ्टर दैट इज वर्क ऑफ एग्जीक्यूटिव दैट मेक एन गवर्नमेंट ऑर्डर एंड डिक्लेयर दिस लॉ is not in the existence from right now। अभी गवर्नमेंट एक ऑर्डर निकालेगी कि दिस लॉ ने पार्लियामेंट लेजिस्लेचर ने खत्म कर दिया है, अब ये लागू नहीं हो रहा है, ये ऑर्डर देना पड़ेगा। तो इसलिए कुछ भी लेजिस्लेचर कर रही है उसको इंप्लीमेंट करने का काम एग्जीक्यूटिव का है। आफ्टर दैट लेजिस्लेचर ने कानून बनाया, एग्जीक्यूटिव ने उसको लागू कर दिया, तो व्हाट इज द रूल ऑफ जुडिशरी? तो बेकार है भाई, इतने बड़े बड़े जज बैठे हैं, सैलरी ले रहे हैं। नो, इफ एनी dispute about the laws among the citizens, among the people of India, or among these government institutions, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच में भी कोई डिस्प्यूट हो गया राइट को लेकर के। दूसरा, ये जितने भी लॉ क्रिएट हो रहे हैं, बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, कानून बनाए जा रहे हैं, किसके लिए? फॉर द पीपल। तो फॉर द पीपल, अब लोगों को कानून पसंद ही नहीं आएगा कि नहीं ये तो बड़ा मेरा नुकसान होगा। जस्ट लाइक फार्मर बिल, अभी कुछ फार्मर हमारे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो कुछ लोग प्रोटेस्ट करेंगे, कुछ लोग उसका जो है फेवर करेंगे।
तो ये डिस्प्यूट होता है। अब वो डिस्प्यूट पे वर्डिक्ट कौन देगा, व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज राइट, क्या सही है, हु विल जस्टिफाई दीज लॉज क्रिएटेड बाय द लेजिस्लेचर। ये कानून जो बन गया इस पे कोई भी क्वेश्चन मार्क लग रहा है तो हु विल जस्टिफाई। दूसरा, इन इम्प्लीमेंटेशन, एग्जीक्यूटिव कानून को लागू कर रही है, वहां कोई डिस्प्यूट खड़ा हो गया कि जितना कानून बना उसके हिसाब से नहीं लागू हुआ, या गवर्नमेंट ने या ऑफिसर्स ने वो काम नहीं किया, नियम के विरुद्ध गए, तो इस डिस्प्यूट को कौन जस्टिफाई करेगा? दैट्स व्हाई दैट इज द जुडिशियरी, न्यायपालिका। तो ऑल द डिस्प्यूट रिजॉल्व बाय द जुडिशियरी among the people, between states and the people are citizens, between two states, between central government and state government। जितने भी प्रकार के डिस्प्यूट हैं ये सब के सब जुडिशियरी में जाते हैं। आफ्टर दैट हियर इज वन क्वेश्चन अराइजेस कि डिस्प्यूट है तो हम कहां जाएंगे? जुडिशियरी में जाएंगे तो जुडिशियरी है कहां? कैसे मालूम होगा कि हम कहां जाएंगे तो हमें जस्टिस मिलेगा? दैट्स व्हाई जुडिशियरी जस्ट लाइक द ट्राइबल स्टेट ऑन द अपेक्स। सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट मीन्स अपेक्स बॉडी ऑफ द जुडिशियरी, सबसे ऊंचाई पे बैठा है, एंड दैट इज कंट्रोल एंड गाइड लोअर इंस्टीट्यूशन। इसके बाद यहां से हम निकलेंगे तो हाई कोर्ट आता है। आफ्टर दैट बॉटम में आते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आता है। फिर थोड़ा बॉटम में आते हैं तो सब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आते हैं। सो सबसे हायर लेवल पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इंडिया लिख सकते हैं क्योंकि हम इंडिया के बारे में ही पढ़ रहे हैं। After that, high courts of the states. High courts are working just state level, and that may be one high courts for one state, and that may be one high courts for more than one state. एक हाई कोर्ट कई राज्यों के वर्डिक्ट्स को जस्टिफाई करता है। राज्य अगर छोटे छोटे हैं तो 2, 4, 5 राज्यों के ऊपर एक हाई कोर्ट बनाया गया इंडिया में। अगर बिग स्टेट्स हैं जैसे उत्तर प्रदेश तो एक हाई कोर्ट है, और देयर आर डिफरेंट बेंचेस इन डिफरेंट सिटी। जैसे यूपी को हम लेते हैं तो हाई कोर्ट के 2 बेंचेज हैं, वन इन प्रयागराज एंड सेकेंड बेंच इज इन लखनऊ, दैट इज कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश। तो हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स को ये पावर है कि वो अपनी बेंच स्पेशली कहीं भी लगा सकते हैं। ये इनका जुडिशियरी सिस्टम रुकता नहीं है। सपोज करिए कि प्रयागराज में अर्थक्वेक आ गया, मुकदमा देखना है, तो हाई कोर्ट अपनी बेंच लेकर के बगल वाली सिटी में भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये गवर्नमेंट के आर्डर से नहीं चलते। तो जुडिशियरी इज ऑटोनॉमस बॉडी। जुडिशियरी को स्वतंत्र कर दिया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। इनके ऊपर, जजेस के ऊपर कोई भी राइट्स लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव का नहीं होगा। जरूरत पड़ती है तो वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऊपर भी मुकदमा चला सकेगी, जरूरत पड़ेगी तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के ऊपर भी मुकदमा चला सकेगी, जरूरत होगा तो स्टेट्स गवर्नर के ऊपर भी ये जो है जुडिसाइज कर देंगे, उसको न्यायपालिका में बुला सकते हैं अगर उन्होंने उल्लंघन किया है तो अपेक्स पार्टी है। अब सब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दैट इज द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे रहते हैं। इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ जजेस और 2 टाइप्स ऑफ कोर्ट, सेशन जज एंड सिविल जज। यू हैव रीड इन क्लास 8 आल्सो। सेशन जज और सिविल जज होता है, इनका वर्क क्या है? सिविल जज मीन्स दिवाली, ऑल द प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स ओके शुड बी गो इन सिविल कोर्ट। वो प्रॉपर्टी के मैटर को, हेरिडेटरी मैटर को, कि हमारे बाप की संपत्ति थी हमें नहीं मिली, दूसरे ने कब्जा कर लिया, ये कर लिया, वो डील करते हैं। सेशन कोर्ट में फौजदारी, जितने भी क्राइम है, क्रिमिनल अफेंस, दैट इज सॉल्व बाय द सेशन कोर्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल। अब डिस्ट्रिक्ट लेवल के बाद ही कोई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है।
behalf of the working in district courts, any citizen can approach. ये डिस्ट्रिक्ट और हाई कोर्ट में डायरेक्टली अप्रोच कैसे आप करेंगे? If your fundamental rights exploited by someone, that may be citizen, that may be government. Fundamental rights, अभी मैं बोल दूं हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स, तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो उसको आप कंफर्म कर लेंगे। यस, 6। तो फंडामेंटल राइट्स एक्सप्लॉइट हो रहा है किसी भी सिटीजन के द्वारा या गवर्नमेंट ऑफिसर के द्वारा या गवर्नमेंट के द्वारा या लेजिस्लेचर के द्वारा भी, क्योंकि लेजिस्लेचर कैन मेक लॉ। अगर लेजिस्लेचर भी कोई कानून बनाती है जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को हार्म करता है या कहीं से उसको नुकसान पहुंचाता है, हमारे राइट्स को कम करता है, तो वी आर फ्री टू अप्रोच डायरेक्टली हाई कोर्ट। तब हम यहाँ नहीं जाएंगे तहसील पे और जिला में नहीं जाएंगे, हम सीधे हाई कोर्ट चले जाएंगे। स्टेट्स गवर्नमेंट सीधे हाई कोर्ट को अप्रोच करेगी। ठीक है। आफ्टर हाई कोर्ट यहाँ कोई मुकदमा जीता हारा, तो ज्यादातर हारने वाला भी बोलेगा कि हमारे साथ जस्टिस नहीं हुआ, तो वो DRC कैन अप्रोच टू सुप्रीम कोर्ट। तो ये सिटीजन्स का राइट है कि वो कैसे जाएगा, बट जुडिशरी हैज आल्सो इट्स ओन राइट्स टू अप्रोच द सिटीजन विच राइट्स आर एक्सप्लॉइटेड। सपोज दैट इज पुअर कंडीशन पीपुल, अगर बहुत कोई गरीब है, पुअर है, वो कुछ नहीं पा रहा है, उसके जो राइट्स हैं वो एक्सप्लॉइट किए जा रहे हैं किसी के द्वारा। कोई इंस्टीट्यूट हो सकता है, बगल वाला उसको मार रहा है, बंधक बनाया है, बंधुआ मजदूर बनाया है, उसको रास्ता नहीं चलने दे रहा है, गवर्नमेंट के ऑफिसर परेशान कर रहे हैं, तो हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट कैन अप्रोच डायरेक्टली। उसको क्या बोलते हैं? PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, और हिंदी में बोलते हैं जनहित याचिका। बिकॉज यू आर वॉचिंग हिंदी चैनल्स इन आवर TV, तो ज्यादातर जो हिंदी समाचार आप देखते हैं उसमें बोलता है कि जनहित याचिका। PN भगवती, जस्टिस PN भगवती ने इसको लॉन्च किया था इंडिया में। तो जनहित याचिका, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, एनी सिटीजन कैन अप्रोच टू सुप्रीम कोर्ट बाय ए लेटर। अब लेटर भी लिख के कोई भेज देगा सुप्रीम कोर्ट को, तो मान लिया जाएगा कि ये जनहित याचिका कन्वर्ट कर देता है। बाय द मीडिया, समाचार चैनलों में या पेपर में, मैगजीन में अगर किसी के बारे में छप रहा है और कोर्ट को लग रहा है कि नहीं यहाँ पर राइट्स एक्सप्लॉइट हो रहे हैं या लॉ ब्रेक हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कैन अप्रोच डायरेक्टली इन दैट मैटर। तो अब ये नहीं है कि आप ही कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट खुद आपको अप्रोच कर सकता है अगर उसको पता चल गया, संज्ञान में आ गया कि नहीं यहाँ पर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। तो these are the common features of three institutions. As a system, whole India is a political system. So what is political system? That is the concern of higher education. India is a political system. ये एक राजनीतिक व्यवस्था है विद इन आवर बाउंड्रीज। तो इंडिया की जो बाउंड्रीज है, जो हमारे बॉर्डर है, उसके अंदर जो इंडिया का मैप आप देखते हैं, तो फिजिकली इंडिया इज ए कंट्री, बट पॉलिटिकली इंडिया इज ए पॉलिटिकल सिस्टम। यहाँ पे हर कुछ एक व्यवस्था चलती है। तो पॉलिटिकल सिस्टम इज जस्ट लाइक ए मैकेनिज्म। जैसे कोई भी मशीन काम करती है, वैसे मशीन में क्या होता है? सिस्टम, सारे सिस्टम होते हैं मशीन में, सारे पार्ट्स का अपना एक रोल होता है। अगर वो पार्ट्स अपना रोल परफॉर्म नहीं करता है तो मशीन को हम ओवरहॉल करते हैं, रिपेयर करते हैं, क्योंकि वो कोई भी प्रोडक्शन नहीं करती, बंद हो जाती है। जस्ट लाइक दिस, तो इंडिया इज ए पॉलिटिकल सिस्टम। अब ये पॉलिटिकल सिस्टम किसके बीच में काम करता है? द पीपुल ऑफ इंडिया। तो पीपुल ऑफ इंडिया के बीच में, ये पीपुल ऑफ इंडिया है, इसके बीच में एक सिस्टम है, एक मशीनरी है जो काम करती है। तो कोई भी मशीनरी कैसे काम करती है, उसमें दो चीजें होती हैं। उसका परफॉर्मेंस कैसे हम देखते हैं? आउटपुट से। इफ यू फाइंड आउटपुट ऑफ दैट मैकेनिज्म, इट मीन्स दैट मैकेनिज्म और सिस्टम और मशीन वर्क प्रॉपर्ली। तो आउटपुट तभी मिलेगा
जब उस मैकेनिज्म को या मशीन को या सिस्टम को कुछ इनपुट डालेंगे। इनपुट क्या डालेंगे? इफ यू वांट टू ड्राइव योर मोटर बाइक, इनपुट इज पेट्रोल। पेट्रोल है ही नहीं, ये टंकी खाली है, आप स्टार्ट करोगे बाइक स्टार्ट नहीं हो, तो इनपुट हो गया पेट्रोल। दूसरा, पेट्रोल है बाइक में, स्टार्ट तो हो गई, अब ब्रेक नहीं लग रहा है, या पेट्रोल के बाद भी स्टार्ट नहीं हो रही, हम किक मारे जा रहे हैं। इट मीन्स सिस्टम, कि बाइक का जो मैकेनिकल सिस्टम है उसमें कुछ ऐसे पार्ट्स हैं, दे आर नॉट वर्क प्रॉपरली, दैट्स व्हाई बाइक इज नॉट स्टार्ट। तो अब ये इनपुट हो गया कि पूरा जितने भी पार्ट्स हैं उनकी ओवरहॉलिंग टाइम टू टाइम होनी चाहिए। तो ओवरहॉलिंग के लिए क्या है? लेजिस्लेचर है जो कानून को बना देती है, जो पुराने कानून है या आज उनकी जरूरत है उसको खत्म कर देती है, या कुछ ऐसे कानून है जिसको लगता है कि नहीं इसको और थोड़ा अच्छे से बना देना, उसको बनाती है, ठीक है, तो वहां पर उसका काम वो हो जाता है। अब इसके बाद दैट इज थ्योरिटिकल वर्क, कैसे होना चाहिए। जैसे बाइक में हम जानते हैं कि स्टार्ट नहीं हो रही है तो चोक देख लो, थोड़ा सा चोक ले लो, ये कर लो, लोग समझाते हैं ना करके, अरे भाई देखो ये वायर खराब होगा, चाबी अच्छे से लगाओ। तो ये सारा काम लेजिस्लेचर का हो जाने के बाद एग्जीक्यूटिव का शुरू हो जाता है। अब वो मशीनरी को सही चलाने की अपना वर्क करती है अकॉर्डिंग टू द लॉ। आफ्टर दैट आउटपुट क्या हो रहा है, दैट आउटपुट जस्टिफाई है कि नहीं, यानी कि बाइक हमने बनवा लिया, सब कुछ कर लिया, अब इसको हम चला रहे हैं तो माइलेज सही दे रही है कि नहीं, ब्रेक सही काम कर रहा है कि नहीं, तो वी हैव टू आल्सो जस्टिफाई अबाउट द मैकेनिज्म। अरे बड़ा अच्छा अपनाया, अरे इसने तो बेवकूफ बना दिया, बाइक पैसा ले लिया, बाइक सही नहीं चल रही है, बहुत तेल खा रही है, जस्ट लाइक दिस। मैं एग्जाम्पल हमेशा इसलिए ऐसे देता हूँ कि थोड़ा समझ में आ जाए। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगी कि आउटपुट को लेकर के हम जस्टिफाई करें। ये काम जुडिशियरी का है कि काम अच्छा हुआ, खराब हुआ, बेकार हुआ तो नहीं होना चाहिए, बढ़िया काम करिए, या गलत हुआ या सही हुआ। अब पॉलिटिकल सिस्टम में क्या होता है, इधर से इनपुट जाता है, यानी इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में इनपुट मीन्स द वर्डिंग और कंसेप्ट और थिंकिंग ऑफ द पीपुल अबाउट द सिस्टम। सुनते सिस्टम खराब हो गया, बड़ा भ्रष्टाचार है, नेता बड़े चोर है, जस्ट लाइक दिस। तो ये इनपुट जाता है हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में, गवर्नमेंट के पास। प्रोटेस्ट, फेवर, लोग सड़कों पे आ जाते हैं, मारकाट मचा रहे हैं, दंगा करते हैं, रेलवे लाइन्स को जाम करते हैं, ट्रेन को रोक देते हैं, तो दीज आर हड़ताल, स्ट्राइक्स। तो ये सारी चीज क्या है, पॉलिटिकल सिस्टम के इनपुट। गवर्नमेंट देखती है कि पब्लिक तो भड़क रही है, पब्लिक विरोध कर रही है, पब्लिक जान रही है कि इससे इसको फायदा नहीं है, तो गवर्नमेंट रिकंसीडर करती है, फिर से पुनर्विचार करती है कि हमने जो नियम कानून बनाया, या जो हमने कर्फ्यू लगाया, या 144 लगाया, या लॉकडाउन में भी तमाम चीजें हो रही है, वो गलत था या सही था। तो इनपुट जाता है। इसके बाद फिल्ट्रेशन, जस्ट लाइक योर वाटर फिल्टर RO in your houses. What is the work of RO? ड्रिंकिंग वाटर में जो भी कंटामिनेटेड पार्टिकल्स होते हैं, कंटामिनेशन की जो कंडीशन होती है, या डस्ट पार्टिकल होते हैं, या कोई केमिकल के पार्टिकल्स होते हैं, उनको वो फिल्टर कर देते हैं। यानी दीज आर हार्मफुल पार्टिकल इन द वाटर, दैट्स व्हाई यू हैव टू यूज फिल्टर, छानते। तो गवर्नमेंट की मशीनरी भी क्या करती है, इनपुट को फिल्टर करती है, इनपुट को फिल्टर करती है। ये पूरा का पूरा फिल्टर करने के बाद वो आउटपुट ड्रिंकिंग सेल्फ ड्रिंकिंग वाटर, तो आउटपुट जो ऑर्डर या कानून बनाती है वो काफी सोच समझ करके, काफी थिंकिंग करके कि व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ दिस लॉ अपॉन द पब्लिक और पीपल। इसी को हम बोलते हैं पॉलिटिकल सिस्टम। पॉलिटिकल डज नॉट मीन्स ओनली पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल मीन्स ए सिस्टम जो कि पॉलिटिकली रन करता है, राजनीतिक रूप से। अब पॉलिटिकल सिस्टम इसलिए बोलते हैं बिकॉज ऑफ पॉलिटिक्स। राजनीति होगी तब ये सिस्टम चलेगा, राजनीति होगी, इलेक्शन होंगे तो पार्टियां कंटेस्ट करेंगे इलेक्शन को, फिर इसके बाद मेजॉरिटी पार्टी आएगी, मेजॉरिटी पार्टी गवर्नमेंट बनाएगी और गवर्नमेंट रन करेगी, गवर्नमेंट वही पॉलिसी बनाएगी कि जो
उसको गेन दे सके, पॉलिटिकल प्रॉफिट दे सके। तो इन पॉलिटिकल सिस्टम ईच एंड एवरी पार्टी वांट टू गेन पॉलिटिकल गेन। गेन का मतलब होता है प्राप्त करना। तो वो ऐसे ही पॉलिसी बनाती है कि लोग खुश रहें और नेक्स्ट इलेक्शन में फिर उस पार्टी को रिमेन कर दे, यानी उसका फेवर करें, वही पार्टी जीते। तो हाउ इज अ मेजर पॉलिसी डिसीजन टेकन? अब गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है, मैंने बोला कि वो पॉलिटिकल गेन के लिए पॉलिसी बनाती है, लोगों को अच्छा लगे, लोग खुश हो जाए कि नहीं ये गवर्नमेंट ने मेरे लिए बड़ा काम किया है, मैं चाह रहा हूं कि अगली बार भी इसी पार्टी की सत्ता रहे, इसी को मैं वोट दूंगा। तो उस पर वो विचार करते हैं। तो हाउ इज अ मेजर पॉलिसी डिसीजन टेकन? तो देयर आर सम स्टेप्स आर स्टेजेस इन डिसीजन मेकिंग। तो डिसीजन मेकिंग जब चलता है, हम कोई निर्णय लेते हैं तो उसमें कुछ स्टेप्स होते हैं। इसी तरीके से गवर्नमेंट कोई निर्णय लेती है तो इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं। अब यहां पर मैं फिर बोल रहा हूं, गवर्नमेंट डज नॉट मीन्स ओनली एग्जीक्यूटिव। गवर्नमेंट के पास तीनों इंस्टीट्यूट हैं। तो ए गवर्नमेंट ऑर्डर इन अगस्त 13, 1990 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया issued an order. It was called an office memorandum. तो ऑफिस मेमोरेंडम एंड गवर्नमेंट ऑर्डर बोथ आर इक्वल, दोनों एक ही होते हैं, अलग अलग नाम है। व्यवहारिक रूप से जनरली वी कॉल्ड गवर्नमेंट ऑर्डर इन शॉर्ट GO, और दैट इज सेंट्रल लेवल बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बिकॉज ही आर सी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का नाम नहीं है तो हम सी यूज करते हैं पॉलिटिकल साइंस में। That is the supreme body of the nation and head of the nation and also head of the government. तो एक तो ये भी है, बुक को मैं साइड इसलिए किया हूँ कि बुक यू हैव टू रीड, घर पे बुक पढ़ लेना, जो कंफ्यूजन है दूर कर। कोई भी सरकार का आदेश, गवर्नमेंट ऑर्डर, दैट इज विद द सिग्नेचर एंड कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही इशू होता है। उस पर प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर के सिग्नेचर नहीं होते। किसी भी इंडिया के गवर्नमेंट के ऑर्डर पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का ही सिग्नेचर होता है विद हिज और हर सेक्रेटरी। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो सेक्रेटेरियल है, जो उनके सिविल ऑफिसर्स हैं, जो पूरा का पूरा GO जारी करते हैं, उनका प्रेसिडेंट के बिहाफ पे सिग्नेचर होता है। इसके बाद ओवरऑल उस पे प्रेसिडेंट का सिग्नेचर होता है। लेकिन ऑर्डर किसका होता है? प्राइम मिनिस्टर का होता है, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर इज रनिंग द गवर्नमेंट। तो जब प्रधानमंत्री निर्णय लेता है तो प्रेसिडेंट का सिग्नेचर क्यों होता है? बिकॉज ऑफ लेजिस्लेचर, बिकॉज प्रेसिडेंट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो कोई भी डिसीजन गवर्नमेंट लेगी तो डिसीजन मेकिंग इतना आसान नहीं है कि तुरंत ले ले, उसके लिए लेजिस्लेशन करना होगा, लॉ मेक करना पड़ेगा। गवर्नमेंट ऑर्डर इशू करने के पहले प्रपोजल आता है लेजिस्लेचर में, इसके बाद वो पास होता है बाय द लेजिस्लेचर, बाय द पार्लियामेंट, फिर वो जाता है प्रेसिडेंट के पास कंसेंट के लिए, सहमति के लिए, प्रेसिडेंट उस पर साइन करता है, उसके बाद वो कानून बनता है, और फिर जब उसको पब्लिकली इशू किया जाता है, ऑर्डर रूप में कन्वर्ट किया जाता है, तो सिविल सर्वेंट सेक्रेटरी बैठ करके उसको फॉर्मेट में बनाते हैं, एक प्रोफार्मा, जस्ट लाइक योर लेटर राइटिंग और एप्लीकेशन राइटिंग। आप एप्लीकेशन लिखते हैं तो उसका एक फॉर्मेट होता है, उसी तरीके से गवर्नमेंट जब मेमोरेंडम बनाती है तो उसका एक फॉर्मेट होता है। तो वही सेम गवर्नमेंट ऑर्डर जब ऑफिसर्स बनाते हैं, ऑफिस में वो फॉर्मेट किया जाता है, तो दैट इज कॉल्ड ऑफिस मेमोरेंडम। और वही ऑफिस मेमोरेंडम जब प्रेसिडेंट के थ्रू साइन करके पब्लिक में इशू कर दिया जाता है तो उसी को बोलते हैं गवर्नमेंट ऑर्डर।